हेलो एवरीवन, डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो है वो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम धारा के ऊष्मीय प्रभाव को पढ़ेंगे और उसके बाद हम धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या क्या है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या क्या है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में तो बहुत छोटा सा डाटा है, बहुत छोटी सी चीजें हैं और वो जल्दी ही कवर हो जाएंगी और उसके बाद में जो है वो हम धारा के चुंबकीय प्रभाव का थोड़ा बहुत आज की क्लास में शुरू करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और बाद में जो है वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास हुई अपनी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित अपनी क्लास हुई। तो चलिए आज की क्लास है हमारी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। देखो पहला कॉन्सेप्ट तो यहां से आता है कि विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव को उत्पन्न ही क्यों करती है, जो है मतलब ऊष्मीय प्रभाव क्यों प्रदर्शित करती है धारा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहां पर। तो देखिए वास्तव में विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित क्यों होती है, वहां से इसका पॉइंट शुरू करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि उस परिपथ में कोई एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर रही है। रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर रही है, कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। यानी कि ये काम हमारा सेल करता है। बात समझ में आ रही है? हमारी जो बैटरी है वो ये काम करता है, वो क्या कर रहा होता है? रासायनिक ऊर्जा को जो है वो किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये काम हमारे परिपथ में हो रहा होता है यदि हमारे परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है तो। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होती है। जो चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होती है। धारा प्रवाह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होती है और इससे क्या होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों और अन्य अणुओं से जो है वो क्या करते हैं? लगातार टक्कर करते हैं और ये टक्कर लगातार बढ़ती जाती है और टक्कर के कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्षय होता है। यानी मतलब जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि कोई 100 वेलोसिटी से चल रहा है, यदि किसी से टकराया तो जाहिर सी बात है कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा घटने का मतलब है कि टक्कर के कारण ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो खत्म हो गया। तो ये ऊर्जा का जो कुछ भाग यहाँ खत्म हो जाता है ये हमें किसके रूप में प्राप्त होता है? ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है और इसी ऊष्मा के कारण हमारा जो चालक है जिसमें धारा प्रवाह हो रही है वो गर्म हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को जो है वो धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, यानी धारा प्रवाह के कारण किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न हो जाने को क्या कहा जाता है? धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। और ये सारा काम जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू होता है जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है। सिंपल सा एक लॉजिक में यदि हम इसको कहें कि एक ही डेफिनेशन एक ही लाइन में बताओ तो हम ये कहेंगे कि धारा प्रवाह के कारण ऊष्मा उत्पन्न होना, ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल एक ही लाइन में इस पूरी प्रोसेस को हमने इंक्लूड कर लिया। पूरी प्रोसेस होती कैसे है वो एक्सप्लेन कर ली और एक लाइन में इसको मान ले कि धारा प्रवाह होने के कारण यदि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो गर्म हो रहा है, तो इसको धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। अब ये जो है वो हम स्टेटमेंट के तौर पे जब लिखें तो सिंपल सा लॉजिक है, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे जो है वो धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? जब किसी परिपथ में
जब किसी परिपथ में धारा प्रवाह होती है, धारा प्रवाह होती है तो प्रतिरोध के कारण, जिस चालक में धारा प्रवाह हो रही है उसके प्रतिरोध के कारण, तो प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि धारा प्रवाह के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इससे धारा, अभी कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है इसके लिए एक सूत्र है, तो ये सूत्र है H बराबर, या तो आप लिखेंगे I²RT या फिर आप लिखेंगे V²/R इंटू टी, या फिर आप लिखेंगे V इंटू आई इंटू टी। ये तीनों ही सूत्र उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र हैं, जहां पे V का मतलब है आपके परिपथ में लगाया गया वोल्टेज, I का मतलब है आपके परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, R का मतलब है जिस चालक में धारा प्रवाह हो रही है उस चालक का प्रतिरोध है, और T का सिंपल सा मतलब है समय, कितने समय तक धारा प्रवाह हुई है उस समय पर भी। तो यदि आपसे ये कोई पूछे, सिंपल सा लॉजिक है, तो यहाँ पे ये तीन सूत्र हैं, ये ध्यान में रखना। अब इन्हीं सूत्रों को जूल के तापन नियम के आधार पर भी लिखा जाता है, तो नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ते हैं जूल के तापन नियम। इसी सूत्र से लिखे जाएंगे जूल के तापन नियम। तीन नियम दिए थे जूल ने तापन के, और तीनों ही नियम एक ही सूत्र से जो अभी हमने लिखा है उसी से परिभाषित हो जाएंगे। पहला तो है I²RT, दूसरा है V²/R इंटू टी, और तीसरा जो है वो है V इंटू आई इंटू टी। तो जूल ये कहता है कि प्रथम नियमानुसार, जूल का प्रथम नियम ये कहता है तापन का कि किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का जो मान है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा नियम कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा का जो मान है वो चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम ये कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा का जो मान है वो किसके समानुपाती होता है, टी के समानुपाती होता है। इन तीनों को जो है वो जूल के तापन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जूल के तापन नियम कहते हैं। सिंपल सा याद रखना कि किसी परिपथ में धारा प्रवाह होने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? जूल के अनुसार। एक तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, एक प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और एक कितने समय तक धारा प्रवाहित हुई है इसके समानुपाती होता है। इन तीन चीजों के समानुपाती होता है। क्लियर है यहां तक की बात? इनको जूल का तापन नियम कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर देखिए क्या चीज है भाई, सिंपल सा जो शक्ति है वो कहलाती है कार्य करने की दर। क्या कहलाती है? कार्य करने की दर। या हम इसमें यह कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर एकांक समय में उत्पन्न ऊष्मा या किए गए कार्य के मान को विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? पहले परिभाषा लिखते हैं ताकि बात समझ में आए। परिभाषा क्या बनी? विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर एकांक समय में उत्पन्न ऊष्मा या कार्य करने की दर, कार्य के मान को, उत्पन्न ऊष्मा या कार्य के मान को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है। शक्ति का जो मान होता है वो आप लिख सकते हैं कार्य बट्टा समय या उत्पन्न ऊष्मा बट्टा समय, एक ही बात।
एकांक समय में निकालना है, मतलब जितना उष्मा उत्पन्न हुई है उसमें समय का भाग दे दो। जितना उष्मा उत्पन्न हुई है वो कार्य जो शुरुआत में मैंने बताया था कि सारा का सारा कार्य बैटरी ने किया है, तो आप चाहे ये कह दो कि चालक में उष्मा उत्पन्न होना बट्टा समय, चाहे आप ये कह दो कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य बट्टा समय, इसलिए परिभाषा में हमने इन दोनों को शामिल किया है। हम ये भी कह सकते हैं कि किए गए कार्य की दर या उत्पन्न उष्मा की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। तो या आप इसको P बट्टा टी या H बट्टा टी लिख सकते हैं। अब H के 3 सूत्र अपन ने लिखे हैं, वहां से P का सूत्र या तो बन जाएगा I स्क्वायर R T से कट जाएगा, या फिर बनेगा V स्क्वायर अपॉन R, और या फिर ये बन जाएगा V इंटू आई। ये शक्ति का सूत्र है। विद्युत परिपथ में जो शक्ति होती है उसका सूत्र है P बराबर I स्क्वायर R, या फिर V स्क्वायर अपॉन R, या फिर V इंटू आई। ये शक्ति का सूत्र हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है, देखो यहां से मात्रक दो मात्रक मिलेंगे अपने को। शक्ति का मात्रक देखो क्या मिलेंगे, एक तो इसका सिंपल सा सूत्र है P बराबर W अपॉन टी। तो भाई ऊपर तो आ रहा है जूल और नीचे आ रहा है सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। और एक इसको एसआई मात्रक यानी जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? वॉट कहा जाता है, और इसको W से लिखते हैं। तो आपको यदि इसका मात्रक पूछे तो आप सिंपली या तो जो है वो जूल बट्टा सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर आप उसको वॉट लिख सकते हैं। ये इसका मात्रक बनता है, और W इसका सिंबल होता है। इतनी बात क्लियर है? तो W अपॉन टी, यानी अब यहाँ पे ये देख लेना कि H के और P के अलग अलग सूत्र हैं। H के सूत्र मिल रहे थे I स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर अपॉन आर टी, या फिर मिल रहा था वी आई इंटू टी, और जो P के समीकरण मिल रहे हैं वो इसमें I स्क्वायर आर, या फिर होता है V स्क्वायर अपॉन आर, या फिर होता है V इंटू आई। ये दोनों समीकरण हैं। तो ये हो गया शक्ति की कहानी। अब आगे इसमें बात करें तो इसका जो मात्रक है वो जूल प्रति सेकंड या फिर वोट होता है। कुछ चीजें और ध्यान रखना, कई बार वो जो है वो किलोवाट को यूज करता है। किलोवाट का मतलब होता है 10 की घात 3 वोट को 1 किलोवाट कहते हैं, या फिर कई बार वो मेगावाट को यूज करता है, तो 10 की घात 6 वोट को जो है वो वोट यूज करते हैं। एक और इसका पॉपुलर मात्रक होता है शक्ति का, वो होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। अन्य मात्रकों के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में लगा के इसको लिख लेना कि एक अन्य मात्रक होता है हॉर्स पावर, शक्ति का अन्य मात्रक। शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण मात्रक होता है, अन्य महत्वपूर्ण मात्रक जो होता है वो होता है अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, इसको लिखते हैं एचपी से, ठीक है, एचपी से। और आपको ये और याद रखना कि ये जो मान जो है एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर की जो वैल्यू है वो 746 वॉट के बराबर होती है। ये और याद रखना 746 वॉट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। किलोवाट और मेगावाट आपको मैं ऊपर बता चुका हूं। अब जो है वो एक विशेष प्रकार की चीज अपने को इसमें पढ़नी होती है, उसका जो है लगभग क्वेश्चन बनता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में, तो उसकी चर्चा भी हम यहाँ थोड़ी सी कर लेते हैं। वो है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा या यूनिट, इसकी कहानी ढंग से समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिहाज से। देखिए क्या है, हमने ये देखा था कि जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है। तो वहां से दोबारा शुरू करते हैं। P बराबर W अपॉन टी लिखा, ठीक है। यहां से मैं W को लिख सकता हूं P इंटू टी। तो ध्यान से देखो, W यानी ऊर्जा, या H या W एक ही बात है। जो इसका मात्रक होता है वो बनता है वाट इंटू सेकेंड। तो इसका जो एक मात्रक और होता है वो होता है वाट इंटू सेकेंड। ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ना कि विद्युत शक्ति का मात्रक। ये ध्यान रखना, वाट इंटू सेकेंड ये जो मात्रक है ये किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा यानी जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसका मात्रक है। शक्ति का मात्रक हमेशा वॉट ही लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये जो हमने W यानी W लिखो चाहे H लिखो एक ही बात है। तो वाट इंटू सेकेंड जो है वो हमारा विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो गया। इस आधार पे हम एक नया मात्रक परिभाषित करते हैं विद्युत ऊर्जा का, इसको कहा जाता है किलोवाट घंटा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है
विद्युत ऊर्जा का एक अन्य प्रचलित मात्रक। वाट की जगह तो कौन सा क्या काम में ले रहा है, किलोवाट काम में ले रहा है, और सेकंड की जगह क्या काम में ले रहा है, घंटा काम में ले रहा है। तो किलोवाट घंटा एक इसका प्रचलित मात्रक है जिसको लिखते हैं kWh मात्रक है। ये होता है, ये किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा, विद्युत शक्ति का मात्रक है, सॉरी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ना कि विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का एक अन्य प्रचलित मात्रक है। क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि यदि 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाए, 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग यदि 1 घंटे तक किया जाए, तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। या जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है तो उसको जो है वो 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं, यदि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 10 की घात 3 वाट, 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाए, 1 घंटे तक किया जाए तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, जो विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो 1 किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का मान 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक, मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट का कोई आपके पास युक्ति थी, मान लीजिए कि 1 किलोवाट का हमारे पास कोई एसी है या कोई फ्रिज है या कोई टीवी है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, 1 किलोवाट उसकी शक्ति है जो उस पर लिखी हुई है। यदि उसको 1 घंटे तक लगातार काम में लिया जाए तो उसके द्वारा जो खर्च की गई विद्युत ऊर्जा है वो 1 किलोवाट होती है। इसमें एक पॉइंट और है कि 1 किलोवाट को जो है वो BOTU कहते हैं। क्या कहते हैं, BOTU कहते हैं। देखो देखते हैं इसमें इसका क्या मतलब है। 1 किलोवाट घंटा को BOTU, और BOTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। और इसी को BOTU को ही साधारण भाषा में हम एक यूनिट कह देते हैं। वास्तव में इसका पूरा नाम है BOTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, लेकिन साधारण भाषा में इसी को एक यूनिट कहा जाता है। जो हम जो घरों में बात करते हैं ना कि 1 यूनिट का खर्च हो गया, 2 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, ये जो है वो असल में BOTU है। 1 किलोवाट घंटा को एक बोटू या एक यूनिट कहते हैं साधारण भाषा में। अब इसी में एक चीज और है, एक BOTU में जो है वो कितने जूल होते हैं, तो ये भी देखिए, ये निकालते हैं अभी हम। 1 किलोवाट घंटा, इसका मतलब हो गया 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 3 वाट लिख सकते हैं, है ना। और 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये कुछ यूं बना, देखो 3600 गुणा 10 की घात 3 गुणा वाट इंटू सेकेंड। अभी हम लेकर आते हैं वाट इंटू सेकेंड कहाँ से। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि P बराबर हो गया W/T, तो भाई P इंटू टी बराबर W, तो ये तो हो गया वाट, ये हो गया सेकेंड, और उधर हो गया जूल। तो वाट इंटू सेकेंड वास्तव में क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे जो वाट इंटू जूल, इसको जो है वो हम जूल लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में जो है वो 36 गुणा 10 की घात 5 जूल होते हैं, या आपकी किताबों में ये 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल भी लिखा हुआ हो सकता है। 1 यूनिट में इतने जूल होते हैं। तो यहां तक की कहानी ये हो गई, 1 यूनिट की हो गई। तो ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव में जो है वो लगभग इतनी ही चीज पूछते हैं। इसके अलावा धारा के ऊष्मीय प्रभाव में कोई विशेष चीज जो है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछी जाती। हाँ, एक प्रकार का कोई क्वेश्चन फिक्स होता है, उसकी यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या चीज है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
एक विशेष क्वेश्चन अपन ले लेते हैं जो कि यूनिट से, जैसे मान लीजिए कि वो ये कहता है कि हमारे पास कोई एक घर है, ठीक है, कोई एक घर है और इस घर में 2 पंखे हैं, एक मान लीजिए कूलर है, एक एसी है और 4 बल्ब है। हर पंखा जो है वो 100 वाट का है, हर कूलर जो है वो 500 वाट का है, एसी जो है वो 1000 वाट की मान लेते हैं, और बल्ब जो है वो मान लेते हैं 4 बल्ब, प्रत्येक बल्ब जो है वो चलो अपन 50 वाट का मान लेते हैं, ठीक है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि जो ये आपका पंखा है वो दिन में 2 घंटे प्रतिदिन चलता है, 2 घंटे पर डे चलता है, और जो कूलर है वो दिन में 2 घंटे पर डे चलता है, कूलर भी। एसी जो है वो दिन में 4 घंटे पर डे चलती है, और जो बल्ब है वो दिन में 8 घंटे पर डे, एक दिन में जो है वो 8 घंटे चलते हैं। तो बताओ एक महीने में विद्युत खर्च कितना होगा, एक मंथ में कितना यूनिट व्यय होगा, कितना यूनिट खर्च होगा, कितना यूनिट खर्च होगा। तो देखो यूनिट निकालने के लिए हमें kWh किलोवाट घंटा निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, तो कुल ऊर्जा को यहां निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पंखे हैं, प्रत्येक पंखा कितने का है भाई, 100 वाट का है, दिन में कितने घंटे चलते हैं, 2 घंटे चलते हैं, तो एक महीने में कितना चलेगा, इतना चलेगा। उसके बाद में एक कूलर है 500 वाट का है, दिन में 2 घंटे चलता है, तो 30 दिन में इतना चलेगा। उसके बाद एक एसी है 1000 वाट की है, दिन में 4 घंटे चलती है, तो एक महीने में चलेगी, गुणा 30 कर देंगे। और 4 बल्ब हैं, प्रत्येक बल्ब 50 वाट का है, ठीक है, और दिन में 8 घंटे चलते हैं, तो 30 दिन तक ये इतना चलेंगे। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये यहाँ कुछ बना, 3 दूनी 6 2 12, ये तो 12,000 आ गया। इसके बाद में इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 10 और 3 30, और ये 30,000 आएगा। और यहां पे हम करें तो ये बनेगा 4,000 और 3 12,000, ये शायद 120 आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है। ये 120 से इसको 1000 से 120 से 1000, तो 1,20,000 आ जाएगा। और इसकी अपन चर्चा करें तो ये बनेगा लगभग 50, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 200, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1600, और 1600 फिर 30 को मल्टीप्लाई किया तो ये 48,000 बनेगा। तो ये बनेगा 48,000। इन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो 12,000 और 48,000, 48,000 है ये 48,000, 12,000 और 48,000 मिलकर बन जाएंगे 60,000। 60 और 30 90, 90 और 1 20, ये बनेंगे 210, 2,10,000। अब इसको किलोवाट में देखते हैं, तो 210 गुणा 10 की घात 3 वाट हुआ भैया, है ना। तो ये इसको लिख सकते हैं, तो 210 किलोवाट, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा को ही हम यूनिट करते हैं, तो ये पूरे एक महीने में इस घर का जो खर्च आएगा वो 210 यूनिट का खर्च आएगा। अब ये तो मैंने क्या थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसलिए ले लिया कि बहुत सारी चीजें इसमें शामिल कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको एक बड़ा क्वेश्चन के रूप में ले लिया। बाकी यदि आपको इसमें से जब ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन बनेगा तो कोई एक आध चीज देके इसको सोल्व करवा के आपसे पूछ सकता है। तो ये आज की जो क्लास हुई वो हमारे धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जूल का विशेषकर इसमें नाम है कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव का जो मूल अध्ययन किया था वो जूल नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था, और इसी के आधार पर जो है वो हम ऊष्मा को जो है वो जूल कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा की जो यूनिट होती है, ऊष्मा का जो मात्रक होता है, वो इन्हीं के नाम पर जो है वो जूल कहा जाता है। तो ये सारी कहानी जो आज की क्लास में हमने पढ़ी थी, ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अगली क्लास में हम जो है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल .academy से। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।